Welcome to Guide ISPCS. Now I am going to discuss basic concept related GDP and GNP. In previous lecture, I discussed about the definition of GDP and GNP. In that lecture, I will try to give the more basic concept related to GDP GNP. In the first, you have to know the definition of depreciation. Depreciation means loss in value due to outdated and uses of the machines or goods. For example, suppose you purchase some machine at 20 lakh एंड एक साल आप इसको यूज़ किया एंड आफ्टर दैट आप इसमें प्रोड्यूस जितना भी प्रोडक्शन करना था आपने किया, आफ्टर दैट इसका जो प्राइस है इस एक घट के 15 लाख हो गया. इसका मतलब इसका डेप्रिसिएशन कितना हो, 5 लाख विल बी कंसिडर एज ए डेप्रिसिएशन. गॉट द पॉइंट. तो नॉर्मल यूजेस एंड नॉर्मल ऑयर एंड टीयर में जिसको कहते हैं आउटडेटेड हो गया, तो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन. नाउ यू हैव टू नो द जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. Before that, I will give the basic understanding about that. Suppose you are the owner of a factory and factory में आप raw materials यूज़ करके कुछ आप प्रोड्यूस किया एंड उसका खर्चा टोटल एक्सपेंडिचर हुआ आपका, टोटल लैंड लेबर कैपिटल सब कुछ मिला के आपका कितना एक्सपेंडिचर हो, 90. यू वांट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट एंड देन यू हैव टू मेक प्रॉफिट दैट 5 एंड फाइनली इट यू फिक्स्ड ए प्राइस 95. तो फैक्ट्री के अंदर इसका प्रॉफिट इंक्लूड करके आप 95 मेंशन किया और फिक्स्ड किया, तो इसको फैक्टर कॉस्ट में आपको ऐसे जितना भी फैक्ट्री है कंट्री में और इकोनॉमी में आप कैलकुलेट करोगे तो उसको फैक्टर कॉस्ट में जीडीपी बाहर आ जाएगा और कैलकुलेशन हो जाएगा. सपोज यू यूजेस रोड, गवर्नमेंट मेड द रोड एंड यूजेस रोड, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट वांट टू मेक वन टैक्स आउट ऑफ इट, देन यू हैव टू पे सपोज टैक्स 5 रुपी and it reach 100, okay, at the market. Then if you calculate all that type of market price, then it will be considered as a GDP at market price. Got the point. आप क्यों इसमें 500 रुपी 5 ऐड किया, क्योंकि आप टैक्स पेमेंट किया गवर्नमेंट को. तो इसमें ना एक चीज़ यू हैव टू रिमेंबर दैट फैक्ट्री कॉस्ट के साथ आप जो भी जितना भी टैक्स इम्पोज किया गया था उसको ऐड कर दोगे, उसमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस में कैलकुलेशन हो जाएगा. गॉट द पॉइंट. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट एट मार्केट प्राइस में ना यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द सब्सिडी. व्हाई? बिकॉज सब्सिडी इसमें क्यों दिया जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सपोज यू आर द ओनर ऑफ ए कंपनी एंड यू मेक सम प्रोडक्ट एंड दैट विल कंट्रीब्यूट द न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री और पीपल ऑफ द कंट्री, and that price of that product will be more, relatively high. Suppose you fix that price at 50, okay, इसमें आपका प्रॉफिट सब कुछ हो जाएगा. तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट वांट टू दैट प्रोडक्ट एक्सपेक्ट टू द लोअर सेक्शन ऑफ द लोअर इनकम ऑफ द पीपल ऑल्सो, दैट शुड बी रीच्ड, बिकॉज थ्रू दैट द पीपल ऑफ द लोअर सेक्शन विल ऑल्सो एनरिच विद द न्यूट्रिएंट. तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, आपको बोलेगा यू हैव टू रिड्यूस दैट प्राइस एंड यू हैव टू सेल इट एट मार्केट एट 20, एंड जो आपका लॉस हो रहा है 30 गवर्नमेंट विल पे 30. तो देखो जो प्रोडक्ट था उसका जो 50 था उसका प्राइस घट के कितना हो गया 20. जब 20 होगा तब ऑल द पीपल दे कैन एडोप्ट दिस, दे कैन अफोर्ड दिस. तो लोअर आई मीन मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो परचेज एंड दे विल ऑल्सो यूज दैट न्यूट्रिएंट रीच हो जाएगा. इसमें गवर्नमेंट का हॉलिस्टिक और ओवरऑल जो गोल रहता है वो डिफरेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं जो लोग मेल न्यूट्रिशंस जितना भी होते वो ना हो. आई मीन जस्ट आई ट्राई टू गिव यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्सिडी. तो गवर्नमेंट चाहते हैं जो मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड जितना भी डिजीज़ हो वो कम हो, गवर्नमेंट का अपलिफ्टमेंट हो इन हेल्थ कंडीशन, हेल्थ सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत हेल्थ सेक्टर में अदरवाइज हेल्थ सेक्टर में उसको क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाना होगा. इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट. तो दैट्स वाई गवर्नमेंट समटाइम्स आई मीन गिव सब्सिडी टू सम प्रोडक्ट दैट विल रीच टू द आई मीन पुअर पीपल ऑफ द कंट्री, ताकि न्यूट्रिएंट दे ऑल्सो गेट द क्वालिटी न्यूट्रिएंट, ताकि लोग disease affected कम हो. Got the point? So it is one example. Another example can be like that. Suppose our country import many things and your company make some product
that will reduce the import burden of the country. तो in that case government will incentivize you, मतलब गवर्नमेंट विल गिव यू सम सब्सिडी जे आप और प्रोड्यूस करो ताको दैट प्रोडक्ट वी नीड नॉट टू इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री, गॉट द पॉइंट। तो इसीलिए सब्सिडी दिया जाता है। एंड एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर में, फूड में सब्सिडी दिया जाता है, उसका दूसरा रीज़न है, आई विल डिस्कस इन लेटर सब्सिडी टॉपिक्स में, ओके। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस मीन समझ गया। जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होता है, जब जीडीटी नॉय जीडीपी फैक्ट्री को, जब फैक्ट्री के बाहर जब आने से पहले, मार्केट में आने से पहले, इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज होने से पहले जो प्राइस कैलकुलेशन होगा उसको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाएगा। और जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के साथ, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के साथ जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा उसको कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इनडायरेक्ट सब्सिडी, व्हाट द पॉइंट। सब्सिडी जितना इनडायरेक्ट टैक्स है उससे इनडायरेक्ट टैक्स को सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रहेगा उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, व्हाट द पॉइंट। नाउ जीडीपी कैलकुलेशन इन इनकम मेथड। इनकम मेथड में कैसे जीडीपी कैलकुलेशन होता है, देखो प्रीवियस लेक्चर में आई मेंशन दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर चाहिए। तो प्रोडक्शन के लिए एक तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, एक तो लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है एंड एंटरप्रेन्योर होता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाते हैं। तो जो लैंड का ओनर है दे गॉट रेंट, और जो लेबर का ओनर है दे गॉट वेजेस और सैलरी। सैलरी कैन बी इन काइंड, इन कैन बी कैश ऑल्सो। एंड कैपिटल मतलब जो इन्वेस्ट किया, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसको, उसके बदले उसको क्या इनकम होगा, उसका इंटरेस्ट इनकम होगा। और एंटरप्रेन्योर दे गॉट प्रॉफिट। तो रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को जब कैलकुलेशन किया जाएगा उसको इनकम मेथड में जीडीपी के आई मीन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए और कॉल्ड एज इनकम मेथड जीडीपी। व्हेन रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस एक साथ ऐड होगा तो उसको इनकम मेथड में जीडीपी कहते हैं। और एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी क्या कहते हैं, सपोज कंजम्पशन बाय ऑल द हाउस होल्ड जो कंज्यूम करेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट, जितना भी हाउस होल्ड इन्वेस्ट करते हैं, कोई कंपनी इन्वेस्ट करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट विल बी एडेड। एंड उसके साथ जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा और इन विद दैट नेट एक्सपोर्ट जब ऐड हो जाएगा, ऑल टुगेदर आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी। तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, उसको नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है, गॉट द पॉइंट। नाउ इंडिया 2015 से 2015 इंडिया यूज न्यू मेथड टू कैलकुलेट द जीडीपी। अर्लियर इंडिया यूज टू कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बट नाउ इट इज यूज्ड एज market price. Since 2015, India adopted GDP at market price as calculating GDP. Earlier, it was GDP at factor cost. So that was advised by CSO, Central Statistical Office, and other major economics. I mean इसमें क्या क्या significant है मार्केट प्राइस में जीडीपी कैलकुलेशन में हम लोग का क्या बेनिफिट मिला, क्योंकि वर्ल्ड में जितना भी मेजर इकोनॉमिक्स है दे ऑल्सो कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो दे दैट कंट्री जैसे सो कॉल यूएसए सपोज, तो द पीपल ऑफ यूएसए दे वांट टू इन्वेस्ट अदर कंट्री सो कॉल इंडिया। तो इफ दे अंडरस्टैंड द ट्राई टू अंडरस्टैंड द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, इंडिया में क्या है, दे फॉर देम इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज दे इन देयर कंट्री दे यूज इट एज market price. So if India also use it as market price, for them it will be easy to understand Indian economy, and that's why it will attract more FDI, foreign direct investment. Got the point? तो ये एक आई मीन हम लोगों के लिए, इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। आफ्टर दैट यू सो दैट ना, जे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक, इंडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग, and also that the foreign currency also increase. I mean India का जो भी रिजर्व करेंसी है that is also increasing in tremendous way.
because there is some holistic changes in or reforms in economy. So इसमें others country they feel confidence in Indian economy, they feel that that will be growing and more interest or more profit will be making, so that's why the investment come. Got the point? तो एक पॉइंट ये था, न्यू वन कवर बोथ प्रोड्यूसर साइड एंड कंज्यूमर साइड। पहले वाला जो था सिर्फ प्रोड्यूसर साइड को कवर करते थे, बट न्यू वन जो मार्केट प्राइस में ना, मार्केट प्राइस में देखो फैक्टर कॉस्ट भी आ गया प्लस इनडायरेक्ट टैक्स भी आ गया जो मार्केट में जो बेचेगा, तो दैट्स वाई प्रोड्यूसर साइड एंड कंज्यूमर साइड बोथ आर कवर इन दैट न्यू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। And GDP at factor cost not cover consumer side as I mentioned. न्यू मेथड में क्या एक इशू था, पहले जो अर्लियर मेथड में था तो 25K to 30K फॉर्म का जो इनपुट था उसको एनालिसिस करके जीडीपी कैलकुलेट होता, तो इट विल बी लाइक कैन बी लाइक क्वेश्चन मार्क आइदर होल कंट्री, सिर्फ इतना बड़ा कंट्री एंड ओनली 25,000 एंड 30,000 फॉर्म्स में जो इनपुट मिलके पूरा जीडीपी एस्टिमेट किया, दैट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। बट इन केस ऑफ 5 लाख फॉर्म, न्यू मेथड में दे कलेक्ट डाटा फ्रॉम 5 लाख फॉर्म्स एंड सबमिटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ओके। बट अर्लियर इट वॉज सबमिटेड टू RBI अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गॉट द पॉइंट? डिफरेंस क्वेश्चन कैन बी मेक आउट ऑफ हियर, ओके। एंड नेक्स्ट ओल्ड मेथड देखो, ओल्ड मेथड में क्या होता है, 25,000 to 30,000 फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन इनपुट होता है उसी बेसिस में जीडीपी कैलकुलेट एस्टिमेट किया जाता है और इट विल बी सबमिटेड टू RBI अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेस ईयर देखो, बिफोर यू अंडरस्टैंड बेस ईयर का इम्पैक्ट क्या होता है, सपोज कोई भी कंट्री का बेस ईयर मतलब एक नॉर्मल ईयर होता है जिसमें ना ड्रॉट ज़्यादा हुआ ना बहुत फ्लड हुआ, नॉर्मल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर एवरीथिंग विल बी क्वाइट नॉर्मल, तो उस ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ था उसको एक बेस ईयर कहा जाता है। बेस ईयर कैन बी चेंज इन 10 ईयर्स, चेंज होना चाहिए। क्यों? देखो सपोज आपका इनकम आज 100, आपका नेक्स्ट ईयर आपका इनकम हुआ सपोज 120, मतलब आपका कितना इंक्रीज हुआ 20%। गॉट द पॉइंट? सपोज 5 साल बाद आपका जो इनकम हुआ 150, तो मतलब आपका इस हिसाब से कितना इंक्रीज हुआ 30%, नहीं जस्ट 30 इंक्रीज हुआ, बट इस हिसाब से देखो 50% इंक्रीज हुआ, ओके। एंड सपोज आफ्टर 10 ईयर्स इट विल बी लाइक 200, ओके। तो इस हिसाब से देखो ओनली 50 इंक्रीज हुआ, बट इन दैट केस 100% इंक्रीज हुआ, तो सपोज इसको बेस माना जाएगा, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ 100 आफ्टर 10 ईयर्स दैट विल बी लाइक 200, मतलब 100% इंक्रीमेंट। बट सपोज बेस ईयर 50 होगा 150, तो इस हिसाब से ओनली 50 इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 50% नहीं। तो गॉट द पॉइंट? बेस ईयर इज कैन बी अफेक्टेड मोर, it can be sound good but in practical it cannot be in up to the mark. Got the point? तो बेस ईयर जो न्यू मेथड में शिफ्ट किया गया था 2004-5 टू 2004-5 टू 2011-12। Got the point? बेस ईयर नीड टू कीप प्राइस कांस्टेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ रियल जीडीपी। एक कांस्टेंट कौन सा बेसिस में बेस एक होना चाहिए, एक कॉम्परेटिव वे होना चाहिए ताकि हम लोग इस साल का जीडीपी कैलकुलेट किया जाए, और ये बहुत ओल्ड नहीं होना चाहिए, ताकि बहुत ओल्ड होगा जैसे हम लोग सपोज 1915 में बिलियन में जीडीपी था, इन दैट केस इन प्रेजेंट कंडीशन द जीडीपी विल बी लाइक so much time, 1,000 times and 15,000 times, 10,000 times more. But if it is 2011-12, that can be like not like 10%, 50% or 100%. Got the point? So that's why base year should be 10 years, 8 years earlier एक रखने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहे जो ना इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो हो रहा है। तो इसलिए बेस ईयर को चेंज किया गया फ्रॉम 2004-5 टू 2011-12। गॉट द पॉइंट? हाउ टू कैलकुलेट रियल जीडीपी? नाउ द कॉन्सेप्ट इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कैलकुलेट करने से पहले यू हैव टू नो द जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। देखो जीडीपी डिफ्लेटर होता है, इट इज़ अ प्राइस इंडेक्स जिसको यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट रियल जीडीपी और जीडीपी टू रियल जीडीपी। तो प्राइस इंडेक्स क्यों रखा जाता है? देखो जब टाइम पासेस उसके साथ
प्राइस इंक्रीजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आज से 10 साल पहले जो चिप्स का पैकेट था, उस जो प्राइस था 1 रुपये 2 रुपये का, दैट इज़ नॉट 20। तो एक इंडेक्स होना चाहिए कितना प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, उसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। तो रियल जीडीपी कैलकुलेट के लिए जीडीपी डिफ्लेटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जीडीपी डिफ्लेटर इज नीडेड। देखो, रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, तो इसको रियल जीडीपी कहते हैं। ओके, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, तो इसको जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। देखो, जो नॉमिनल जीडीपी होता है दैट विल बी इन मनी टर्म, एंड जो रियल जीडीपी होता है तो दैट इज़ जो रियल जीडीपी दैट इज़ इन वैल्यू टर्म। तो इसका एक एग्जांपल के तरह देखा जाएगा। सपोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ए नॉमिनल उसका कितना सैलरी है? सपोज 2.5 लाख, बट एज अ वैल्यू ही इज़ हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो वैल्यू बहुत हाई है। तो ये जो नॉमिनल और जो वैल्यू, इन दोनों को कैलकुलेट करके एक रियल टर्म पे डिफाइन किया जाता है, उसको कहते हैं रियल जीडीपी। गॉट द पॉइंट? अनदर एग्जांपल देखिए, $1 से अमेरिका में आप जो काम कर सकते हो, सेम $1 में इंडिया में उससे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। दैट्स वाई इंडियन जो जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी मॉडल में, इट बिकम 3rd इन द वर्ल्ड। गॉट द पॉइंट? मतलब सपोज हम लोगों के पास $100 है, आपके पास सेम $100 से इफ़ यू लिव इन यूएसए कितना चीज़ खरीद सकते हो, सेम $100 इफ़ यू लिव इन इंडिया यू कैन परचेज मोर। तो इन दैट केस इंडिया का जो 3 ट्रिलियन जीडीपी that can be much more time, like 12 trillion or more than 10 trillion in Indian perspective. That's why purchasing power parity में Indian GDP become 3rd in the world. Got the point? So GDP deflator, I think you understand. Thank you for watching and stay tuned for the next video, and thank you.